आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जिन्होंने राजपूताना में के राजपूतों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था, वे हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महाराणा कुंभा मोकल के ज्येष्ठ पुत्र थे तथा वे राणा लक्ष्य सिंह या लाखा के नाम से जो जाने जाते थे उनके पौत्र थे। कुंभा ने अपने पिता के समान ही 1433 में अल्प अवस्था के अंदर ही शासन ग्रहण कर लिया था तथा वे अपनी प्रशासनिक योग्यता के कारण शीघ्र ही समस्त राजकीय कार्यों को अपने हाथ में लेने में सफल रहे। तात्कालिक ग्रंथों के आधार पर तथा उनकी प्रशस्तियों के आधार पर हमें उनकी बहुत सी हम कहेंगे कि उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। वे महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि उपाधियों से संबोधित किए गए हैं। कुंभा के युग की जानकारी के स्रोतों की हम बात करें तो हमें तात्कालिक साहित्यिक कृतियों और शिलालेखों से हमें उसकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके काल के 60 शिलालेख एवं उसके स्वयं के द्वारा रचित कुछ साहित्यिक कृतियाँ भी हमें इसके युग की जानकारी देती हैं। सर्वप्रथम एकलिंग महामत्य की बात करें तो एकलिंग यह कुंभा के समय का एक ऐतिहासिक साहित्यिक कृति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा ने स्वयं इसकी रचना करी थी। इसका प्रथम भाग राजवर्णन कुंभा ने स्वयं लिखा है और इसके द्वितीय भाग को उसने अपने निर्देशन में लिखवाया है। यह कुंभाकालीन इतिहास की जानकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है तथा यह हमें गुहिलों की प्राचीन वंशावली की जानकारी देता है। साथ ही साथ वो 15वीं शताब्दी के सामाजिक संगठन की जानकारी भी हमें एकलिंग महात्म्य से प्राप्त होती है। दूसरा ग्रंथ रसिक प्रिया है जो कि महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद के ऊपर एक टीका के रूप में इसकी रचना स्वयं ने करी है। इस ग्रंथ में हमें महाराणा कुंभा के द्वारा धारण की गई विभिन्न उपाधियों और उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। यह प्रशस्ति कुंभलगढ़ दुर्ग में मामदेव के मंदिर में 3 चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई है और इसका काल 1460 माना गया है। मूल रूप से यहाँ पर 5 प्रशस्तियाँ थी जो कि 5 चट्टानों पर अंकित करवाई गई थी, परंतु इनमें से 2 चट्टानें नष्ट हो गई हैं। ये प्रशस्ति हमें कुंभा के शासनकाल की विभिन्न घटनाओं, उनकी उपलब्धियों, राजविस्तार, विविध उपाधियों, साहित्यिक रचनाओं, उनके द्वारा निर्मित दुर्गों इत्यादि की जानकारी हमें देती है। इस प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि कुंभा ने गागरौन के किले को जीता और मारवाड़ तथा मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष किया था। फिर एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। यह प्रशस्ति चित्तौड़ के दुर्ग से प्राप्त हुई है तथा इसका समय भी 1460 ईस्वी ही है। केशव के पुत्र महेश ने इस अभिलेख को लिपिबंद किया है और इसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बहुत सारी जानकारियों की पुनरावृत्ति हुई है, यानी उन्हें रिपीट किया गया है, जो कि कुंभा के काल के बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनके होने की बात की पुष्टि करती है। ये प्रशस्ति कुंभा के मालवा और गुजरात के शासकों के विरुद्ध किए गए संघर्षों की जानकारी भी हमें देती है। हम कुंभा के राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक काल में उनके सामने बहुत सी समस्याएं थी। जब वे अल्प आयु में गद्दी पर बैठे तो उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और इसीलिए हम देखते हैं कि गद्दी पर बैठने के बाद उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काफ़ी कदम उठाने पड़े थे। उनकी उपलब्धियों के लिए जो समस्याएं थी, यानी उनके राज्य विस्तार के
लिए या एक शासक बने रहने के लिए जो समस्याएं उनके सामने उत्पन्न हुई थी, वो चचा व मेरा नामक 2 सरदारों द्वारा उत्पन्न की गई थी तथा रणमल राठौर जो कि हंसाबाई के भाई थे उनके द्वारा उत्पन्न की गई थी। चचा और मेरा 2 सामंत थे जिन्होंने जो शासन सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, और वे कुंभा के पिता मोकल के विरोधी थे और उनके द्वारा मोकल की हत्या भी की गई थी। ये पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर स्थानीय भीलों के साथ अपनी शक्ति को विस्तृत कर रहे थे, साथ ही साथ उन्हें भड़का रहे थे ताकि वे राज्य अपने हाथों में ले लें। कुंभा ने कूटनीति के द्वारा भीलों को अपने पक्ष में किया और फिर इन दोनों को अकेला करके चारों ओर से घेर लिया। फलस्वरूप चचा और मेरा युद्ध में मारे गए और उनके समर्थक मांडू भाग गए। चचा और मेरा की समस्या के बाद उनके दरबार में जो आंतरिक दलबंदी पनपने लगी थी उसे समाप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और इसके लिए उन्होंने भीलों का सहयोग प्राप्त किया जो कि स्थानीय निवासी थे और अपनी स्थिति को मजबूत किया। शासक बनने के बाद कुंभा के समक्ष एक अन्य परिस्थिति जो उत्पन्न हुई वो रणमल राठौर की थी। रणमल राठौर हंसाबाई जो कि लाखा की पत्नी थी, उनके भाई थे और इनका हस्तक्षेप राज्य में बहुत था क्योंकि लाखा ने वृद्धावस्था में ये विवाह किया था, तो इस बात के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेवाड़ की गद्दी पर हंसाबाई का पुत्र ही बैठेगा। इस शर्त के कारण लाखा के बाद मोकल गद्दी पर बैठा और लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा ने पूरी लगन के साथ मुगल की सेवा आरंभ करी, किंतु हंसाबाई बहुत ही शंकालु प्रवृत्ति की थी और इसलिए उन्होंने चूड़ा के साथ अभद्र व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप चूड़ा को मेवाड़ छोड़ के चूड़ा ने मांडू में जाकर शरण ली। रणमल जो कि अपनी बहन की मदद करने के लिए आया था, उसके हाथों में सारी शक्तियां केंद्रित हो गई थी और ये आंतरिक दलबंदी को जन्म दे रही थी। तो रणमल को अपने मार्ग से हटाना यानी अपने पिता के मामा को अपने मार्ग से हटाना कुंभा के लिए महत्वपूर्ण हो गया था और इसलिए कुंभा ने कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करी कि राजपूत सामंत जो थे वो आपस में ही लड़ लिए और रणमल का प्रभाव समाप्त हो गया और धीरे धीरे कुंभा ने समस्त शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुंभा ने अपनी प्रारंभिक समस्याओं का समाधान किया और फिर अपने राज्य को संगठित करके उसका विस्तार करने की ओर ध्यान दिया। हम उसकी जब विजयों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुंभा ने अपने राज्य का निरंतर विस्तार किया और एक बड़े ही एक शक्तिशाली मेवाड़ को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उन्होंने आबू और सिरोही के ऊपर आक्रमण किया और अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करके देवड़ा वंश के शासकों को यहाँ से पराजित किया। मोकल के अंतिम वर्षों में पिंडवाड़ा जो कि सिरोही का क्षेत्र था और उसके आसपास के गांव मुगल ने जीत लिए थे और अब ये राज्य मुगल की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गए थे। तो कुंभा ने एक सेना भेजी जिसने सिरोही और आबू के पूर्वी भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया, साथ ही साथ गुजरात के विरुद्ध मेवाड़ की जो सीमा थी उसे भी मजबूत करा। आबू चूँकि सैनिक दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रख रहा था, तो कुंभा ने आसानी से इस क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए नागौर तथा मारवाड़ से सहयोग प्राप्त किया। हम देखते हैं कि आबू के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित, आबू और सिरोही पर अपना आधिपत्य स्थापित करके उसने गुजरात जो कि मुस्लिम शासक के अधीन था
के विरोध में अपने राज्य को सुदृढ़ तो किया ही, साथ इसके राज्य की सीमाएं भी अब गुजरात की सीमाओं से जुड़ गई थी। दूसरा आक्रमण उसके द्वारा मंडौर और सोजत पर किया गया। आबू और सिरोही को जीतने के बाद मंडौर पर अपना जब ध्यान केंद्रित किया तो हम देखते हैं कि राव रणमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुंभा के एक योग्य सरदार चूड़ा को पीछा करने के लिए भेजा। यानी राव रणमल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र का पीछा करने के लिए एक योग्य सरदार को कुंभा द्वारा भेजा गया। चूड़ा ने चित्तौड़ के समीप भागती हुई सेना को पर आक्रमण किया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जोधा जो कि मंडौर का शासक था वो पराजित हुआ और उसकी पराजय के बाद से मंडौर और सोजत ये दोनों ही कुंभा के अधिकार में आ गए और ये मेवाड़ के राज्य का अंग बन गए। हाड़ौती जो कि कोटा के आधुनिक कोटा के आसपास का क्षेत्र था, यहाँ पर हाड़ा शासक राज्य करते थे। बूंदी के शासक प्रारंभ में मेवाड़ के सामंत थे, लेकिन मोकल के शासनकाल में वे स्वतंत्र हो गए थे और इसलिए कुंभा ने पुनः इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया और इस राज्य को अपने राज्य का अंग पुनः बनाया। उसके बाद पूर्वी राजस्थान की तरफ इसने अपना ध्यान केंद्रित किया। पूर्वी राजस्थान में अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि स्थानों पर मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। रणथंभौर, आमेर भी मुस्लिम शासकों द्वारा शासित हो रहा था। तो इसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित करके रणथंभौर का दुर्ग प्राप्त कर लिया और इस तरीके से उत्तर भारत में भी उसने टोंक तथा अलवर पर अपना प्रभाव स्थापित किया। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष जो था वो कुंभा और मालवा के बीच में हुआ। मालवा जो कि मेवाड़ इस कुंभा के राज्य की सीमा पर स्थित था, ये एक मुसलमान शासक द्वारा शासित राज्य था। हम देखते हैं कि मालवा और गुजरात दोनों ही जो राज्य थे जो कि कुंभा की राज्य की सीमा से लगे हुए थे, ये दोनों ही मुस्लिम शासकों द्वारा शासित थे और इन दोनों के साथ मेवाड़ का संघर्ष बना। कुंभा चूँकि एक महत्वाकांक्षी शासक था तो उसने अपने राज्य का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए यथासंभव कोशिशें करी। उसने अपनी कूटनीति के द्वारा मालवा और गुजरात की विस्तारवादी नीति के ऊपर अंकुश लगाया और ये कारण रहा कि इन दोनों शासकों के साथ इसके संबंध तनावपूर्ण रहे। मालवा के राज्य के साथ इसके मतभेद के जो कुछ कारण थे उनमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मालवा के शासक महमूद खिलजी और कुंभा दोनों ही विस्तारवादी नीति में विश्वास करते थे और दोनों अपने अपने राज्य में की सीमाओं को विस्तृत करना चाहते थे। चूँकि मालवा में खिलजी अफगानों के नेतृत्व में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर चुका था और उसके राज्य की सीमा पर एक हिंदू राज्य जो कि कुंभा द्वारा स्थापित किया गया था, दोनों शासकों के बीच में संघर्ष का कारण बना। चित्तौड़ एक ऐसा प्रांत था जिस पर दोनों ही अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। चित्तौड़ का दुर्ग एक मजबूत सैनिक केंद्र था और सैनिक दृष्टि के साथ साथ चित्तौड़ व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के लिए महत्वपूर्ण था। कुंभा राजस्थान में अपनी शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना चाहता था और इसलिए वो चित्तौड़ के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर महमूद खिलजी राजस्थान में अपने राज्य का विस्तार करने हेतु चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और ये एक कारण रहा चित्तौड़ की भौगोलिक स्थिति इन दोनों के बीच में संघर्ष की। फिर हम देखते हैं कि उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ, यानी उत्तराधिकार के संघर्ष होशंग शाह की मृत्यु के बाद मालवा में उत्तराधिकार का संघर्ष उत्पन्न हुआ था और होशंग शाह की मृत्यु के बाद मालवा का वास्तविक उत्तराधिकारी उसका पुत्र उमर खां था, परंतु उसके मंत्री महमूद खिलजी ने षड्यंत्र के माध्यम से मालवा की गद्दी हासिल कर ली थी। पूर्व काल में उमर खां ने कुंभा का साथ दिया था, इसलिए उमर खां की विपत्ति के समय में कुंभा ने उसको सहयोग दिया और वो महमूद खिलजी के खिलाफ संघर्ष की पृष्ठभूमि इस उत्तराधिकार के संघर्ष ने बनाई।
मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी महाराणा कुंभा के विरोधियों को आश्रय दे रहा था। कुंभा के छोटे भाई खेमकरण ने कुंभा के विरुद्ध बड़ी सादड़ी में विद्रोह किया था और जब कुंभा ने उसके विद्रोह का दमन किया तो वो भागकर मालवा चला गया। वहाँ उसे मालवा के शासक द्वारा शरण दी जा रही थी। साथ ही साथ चचा और मेरा, जिनका जिक्र हमने पूर्व में किया था, जिनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, इनको भी महमूद खिलजी द्वारा सहयोग दिया जा रहा था और इसलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए सैनिक संगठन जो था वो सेना का संगठन बढ़ा दिया था और जब दोनों ने अपनी सेना का विस्तार करना शुरू किया तो ये एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखने लगे और ये एक कारण बना दोनों के युद्ध का। युद्ध का प्रारंभ हम देखते हैं 1437 ईस्वी के लगभग हुआ। यह संघर्ष कुंभा के विरोधी महापा पंवार के प्रश्न को लेकर शुरू हुआ था। महापा पंवार महाराणा कुंभा का विद्रोही था और वो महमूद खिलजी के पास शरण ले रहा था। महाराणा ने महापा पंवार को वापस भेजने की मांग करी लेकिन खिलजी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो महमूद ने सारंगपुर नामक स्थान पर आक्रमण किया और सारंगपुर में महमूद खिलजी पराजित हुआ। हालांकि बहुत सारे ग्रंथ हमें कई प्रकार की जानकारियाँ दे रहे हैं जो हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान के इतिहास के कुछ स्रोत जो हैं वो उनमें हमें मतभेद मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ मतभेद निश्चित तौर पर है लेकिन युद्ध ज़रूर हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि इस समय मालवा पर अधिकार बनाए रखना कुंभा के लिए उतना हितकारी नहीं था जितना कि मालवा को अपने प्रभाव में बना के रखना था। यानी राज्य विस्तार करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसको अपने कंट्रोल में करना था। तो इन दोनों राज्यों के बीच में जो राजनीतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बहुत सारे कारण थे। पहला तो यानी हम इस युद्ध के कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्तौड़ और कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण पहला कारण रहा। 1142 ईस्वी के करीब महमूद खिलजी ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और कुंभलगढ़ व चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस संघर्ष में कुंभा के विरोधी खेमकरण ने महमूद की सहायता की थी। उसने जब कुंभा के विरुद्ध विद्रोह किया था तो वो भागकर मालवा में चला गया था और वहाँ उसने महमूद खिलजी को अपना समर्थन दिया और उसी के मदद के द्वारा महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। गागरौन पर आक्रमण ये एक अन्य कारण रहा। पूर्ववर्ती अभियानों से प्रभावित होकर खिलजी ने गागरौन के ऊपर भी उसने ये विचार किया कि उसे केंद्र पर अधिकार करने की नीति को त्याग कर सीमांत प्रांतों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहिए और इसीलिए 1443 में उसने सर्वप्रथम गागरौन के प्रदेश पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार करने में वो सफल हुआ। परंतु ये सफलता अधिक समय तक कायम नहीं रही। गागरौन मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर स्थित था, सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसलिए महाराणा कुंभा ने का आश्रित प्रांत होने की वजह से महाराणा कुंभा ने उसे पुनः अपना समर्थन दिया। मांडलगढ़ एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो सैनिक दृष्टि से महत्व रखता था। उसके ऊपर भी खिलजी का आक्रमण जो था वो इन दोनों के बीच में युद्ध का एक कारण रहा, क्योंकि इस क्षेत्र में महाराणा कुंभा ने अच्छी मोर्चाबंदी कर रखी थी। तो महमूद खिलजी ने जब मांडलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए बनास नदी को पार किया तो वो इस क्षेत्र पर विजय नहीं प्राप्त कर सका क्योंकि राणा कुंभा ने उसके साथ युद्ध किया। हालांकि ये युद्ध अनिर्णित रहा और महमूद खिलजी ने रणथंभौर के मार्ग से होकर रणथंभौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर फिर आक्रमण कर दिया। हम देखते हैं कि पहला आक्रमण उसने 1444 में किया, फिर 1446 में किया और फिर 1456 में उसने मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया। तो इस तरीके से मांडलगढ़ के ऊपर 3 बार महमूद खिलजी के द्वारा
आक्रमण किया गया और ये इन दोनों के बीच में संघर्ष का एक कारण रहा। 1456 में महमूद द्वारा अजमेर पर भी आक्रमण किया गया और अजमेर क्योंकि मुसलमानों का पवित्र स्थान माना जाता है, तीर्थ स्थल, तो वे उसे अपने अधिकार में लेना चाहता था, किंतु अजमेर पूर्व में हिंदू राज्यों का एक अंग रहा, इसलिए कुंभा उसे मुस्लिम शासक के हाथों में जाने नहीं देना चाहता था। परिणाम ये निकला कि इनके बीच में जो संघर्ष था, हालांकि अजमेर के ऊपर मालवा का शासक अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हुआ था, किंतु चूँकि मेवाड़ इसे स्वीकार नहीं रहा था, तो बाद में हम देखते हैं कि कुंभा ने, गुजरात तथा मालवा ने मिलकर जो संयुक्त सेना बना ली थी कुंभा के विरोध में, और कुंभा ने अजमेर के ऊपर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया था और फिर इस संयुक्त सेना ने कुंभा के साथ संघर्ष किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल बन गया था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो बाद के कालों में हम देखते हैं कि गुजरात और मालवा ने मिल के कुंभा के विरोध में संघर्ष किया था। यहाँ अब हम देखते हैं कि कुंभा और गुजरात के आपसी संबंध कैसे रहे। गुजरात पश्चिम भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत था और इसकी एक सीमा मालवा से जुड़ी हुई थी, दूसरी सीमा मेवाड़ के राज्य से जुड़ी थी। और कुंभा के शासनकाल के दौरान गुजरात पर 5 शासकों ने शासन किया। इनमें अहमद शाह सबसे योग्यतम शासक था। तब तक 1942 तक मेवाड़ और गुजरात के संबंध शांतिपूर्ण रहे, किंतु 1451 के बाद 15 वर्ष तक कुंभा को गुजरात से संघर्ष करना पड़ा। इनके आपसी संघर्ष के जो कारण रहे उनमें सबसे पहली बात तो विस्तारवादी नीति। मेवाड़ के राजा कुंभा और गुजरात के सुल्तान के दोनों ही विस्तारवादी नीति का पालन कर रहे थे। तो चूँकि दोनों की राज्य की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और मालवा के राज्य की सीमा भी मेवाड़ के राज्य से जुड़ी हुई थी, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल बन गया था और ये एक दूसरे के नज़दीक शक्तिशाली राज्यों की स्थापना नहीं देख सकते थे और एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। मेवाड़ और मालवा के संघर्ष का प्रारंभ जो था वो भी एक कारण बना। इसका जो प्रभाव था, मेवाड़ का राज्य मालवा और गुजरात के राज्यों से जुड़ा हुआ था। दोनों ही राज्य शक्तिशाली थे, दोनों के इनके तीनों के शासक भी महत्वाकांक्षी थे। ऐसी स्थिति में अपनी अपनी सर्वोच्चता की स्थापना के लिए मेवाड़ और मालवा के बीच संघर्ष शुरू हो गया था और ये भी एक कारण बना। मेवाड़ का गौरवशाली अतीत जो था वो भी गुजरात बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और उसे वो कमज़ोर बनाना चाहते थे। विद्रोहियों को आश्रय देना, मालवा के समान गुजरात भी कुंभा के कई विद्रोहियों को आश्रय दे रहा था और इसने कुंभा को उत्तेजित किया। धार्मिक विभिन्नता की जब हम बात करते हैं तो मेवाड़ और गुजरात के शासक अलग अलग धर्मों का पालन कर रहे थे। एक हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक था तो दूसरा मुसलमान धर्म का कट्टर समर्थक था और इसलिए एक दूसरे की सीमाएं, इन दोनों राज्यों की सीमाएं जब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी तो इनके बीच में संघर्ष आवश्यक भी हो गया था। नागौर एक और कारण बना। नागौर राजस्थान में नागौर के उत्तराधिकार का जो प्रश्न था उसने इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न किया। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शम्स खां और उसके भाई मुजाहिद खां के बीच नागौर की गद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था। मुजाहिद खां ने शम्स खां को पराजित कर नागौर की गद्दी पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप शम्स खां सहायता के लिए कुंभा की शरण में चला गया। कुंभा के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन का ये एक सुनहरा अवसर था और इसलिए उसने शम्स खां का साथ दिया तथा उसे गद्दी दिलवाई। नागौर की गद्दी प्राप्त करने के बाद शम्स खां कुंभा के साथ की गई संधि को भूल गया और उसने इस संधि के विरुद्ध नागौर के किले का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। इससे वो असंतुष्ट हो गया कुंभा और कुंभा ने नागौर पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया। अब शम्स खां अपनी जान बचाकर गुजरात की ओर भागा और गुजरात में उसको सहयोग गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन द्वारा दिया गया। ये जो परिस्थिति बनी, शम्स खां ने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया और
फिर कुंभा के विरोध में सहायता मांगी और नागौर में जो ये स्थिति बनी ये इन दोनों के बीच में संघर्ष का कारण है। चंपानेर की संधि भी एक अन्य कारण थी। मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष का एक अन्य कारण ये संधि ही बनी। मालवा व गुजरात के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि की गई थी। जब गुजरात की सेना नागौर में राणा कुंभा को पराजित करके लौट रही थी तब मालवा के शासक के साथ गुजरात के शासक ने ये संधि करी और ये निर्णय लिया कि ये दोनों संयुक्त रूप से मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेंगे। और ये जो संयुक्त आक्रमण की जो नीति थी इसने आने वाले समय में युद्ध को जन्म दिया। हम देखते हैं 1457 ईस्वी में मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। दोनों शक्तियों ने मिलकर आक्रमण की एक विस्तृत योजना बनाई थी और इस योजना के अनुसार एक सेना कुतुबुद्दीन शाह के नेतृत्व में आबू के मार्ग से होकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए निकली और दूसरी सेना महमूद के नेतृत्व में मालवा की ओर से मेवाड़ में प्रविष्ट हुई। लेकिन कुंभा ने कूटनीति से इस आक्रमण का सामना किया। उसने गुजरात के सुल्तान को धन देके वापस लौटा दिया और मालवा के सुल्तान को उसने युद्ध में पराजित किया। तो हम देखते हैं कि अपनी कूटनीति से उसने चंपानेर की जो संधि पूर्व में हुई थी उसको फेल कर दिया और ये दोनों ही राज्य एकता के रूप में एकता के साथ आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाए। नागौर युद्ध के कुछ महीने बाद गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने प्रतिशोध लेने की भावना से सिरोही तथा कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु यहाँ भी राणा की सेना ने उसे पराजित कर दिया और इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन का मेवाड़ विजय का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना और गुजरात की पारंपरिक शत्रुता जो चली आ रही थी उसके कारण उसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। महाराणा कुंभा ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया था कि वे एक कुशल सेनानायक, वीर और पराक्रमी योद्धा थे ही, साथ ही साथ एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। हम देखते हैं कि बेगड़ा के साथ जो युद्ध हुआ उस संघर्ष में मेवाड़ विजयी हुआ। बेगड़ा को असफलता का सामना करना पड़ा। हालांकि जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं वो साक्ष्य में बहुत स्पष्ट रूप से ये नहीं बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस युद्ध का अंत हुआ था, किंतु इस युद्ध के बाद कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ की स्थापना की गई जो विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और ये इतिहासकार मानते हैं कि विजयी होने के बाद ही इसका निर्माण किया गया था। अतः विजय तो निश्चित तौर पर महाराणा कुंभा की हुई थी, लेकिन बेगड़ा के साथ उसके संबंध किस प्रकार के रहे उसको लेकर हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो अलग अलग बात कर रहे हैं, तो वो निर्णय हम स्पष्ट रूप से नहीं ले पाए। तो ये तो कुंभा की कुछ राजनीतिक उपलब्धियां रहीं। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा कुछ उसकी बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धियां भी रही हैं। कुंभा कला और संस्कृति का प्रेमी था। उसने मेवाड़ के सांस्कृतिक विकास और गौरव वृद्धि में बहुत ही रुचि का प्रदर्शन किया था। उसके शासनकाल में सांस्कृतिक विकास हुआ, कला और साहित्य को संरक्षण दिया गया। वो स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था जिसने वास्तुकला, संगीत कला और नाट्य शास्त्र से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की। उसने अपने काल में अनेक दुर्ग और मंदिर भी बनवाए। उसके सांस्कृतिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: स्थापत्य कला, संगीत कला और साहित्य कला। स्थापत्य कला के लिए जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसने प्रारंभ से ही राजप्रसाद, दुर्ग, मंदिर इत्यादि बनवाए। तो सर्वप्रथम हम दुर्गों की चर्चा करेंगे। मेवाड़ के दुर्ग मूल रूप से सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनवाए गए थे। विभिन्न स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि कुंभा ने अपने काल में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। उसने चित्तौड़ व मांडलगढ़ के दुर्गों की मरम्मत करवाई। उसकी निर्माण योजना युद्ध शैली के अनुरूप परिवर्तन किए। उसने कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है कि उसने चित्तौड़ के किले को पुनः सुसज्जित किया था नवीन तरीके से और उसे अधिक सुरक्षित बनाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे
दुर्गों को, जो कि उसके राज्य के केंद्र बिंदु थे, उन्हें सुरक्षित किया। कुंभा ने जो दुर्ग खंडर के रूप में स्थापित हो गए थे उन्हें पुनः निर्मित करवाया, और चंपानेर का दुर्ग हो गया, सिरोही में दुर्ग जो था उसको उसने मरम्मत करवाई, अचलगढ़ में उसने दुर्ग बनवाया। इस तरीके से जैसा हमने भी पूर्व में चर्चा करी कि 32 दुर्गों का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया, और जो महत्वपूर्ण दुर्ग पहले से स्थापित थे उनको उसने मरम्मत करके उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया और अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करी। कुंभा ने स्तंभ निर्माण भी करवाए। उसने कीर्ति स्तंभ, जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ उसके द्वारा, जो विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण करवाया और उसमें प्रशस्ति लगवाई। ऐसा माना जाता है कि अपनी जीत, अपनी कीर्ति को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका जश्न मनाने के लिए उसके द्वारा ये स्तंभ बनवाया गया था, जिसमें उसने जो प्रशस्ति लगवाई है वो प्रशस्ति उसके काल की हमें बहुत सी महत्वपूर्ण इतिहास की जानकारी दे रही है। उसने अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया, और ये उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का द्योतक है। उस समय जैन, शैव, वैष्णव सभी धर्मों के संप्रदायों के मंदिर बनवाए गए। कुंभा धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। उसके 3 मंदिर बहुत उल्लेखनीय है: रणकपुर का जैन मंदिर, कैलाशपुरी का शिव मंदिर और चित्तौड़ का कुंभा श्याम जी का मंदिर। इन सभी में हमें प्रशस्तियाँ मिली हैं और उसके काल की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ कला के बारे में भी हमें इन स्थापत्य से जानकारी प्राप्त हो रही है। कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ में राजप्रसाद यानी महलों का भी निर्माण करवाया, जो कलात्मक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये राजप्रसाद विशाल कक्ष, सुंदर झरोखे, ऊंची छतों के लिए जाने जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में भी कुंभा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे स्वयं एक श्रेष्ठ संगीतकार थे। उन्होंने संगीत मीमांसा, संगीत राज तथा सुधा प्रबंध नाम के संगीत के ग्रंथ लिखे, और ये उनके संगीत विशेषज्ञ के ज्ञान का एक बहुत ही परिचायक है। उन्होंने संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुंभा ने संगीत को संरक्षण दिया। वे स्वयं एक साहित्यकार भी थे, जैसा अभी हमने देखा। उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना करी है। संस्कृत भाषा के वो विद्वान थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी हमें इस बात की जानकारी मिल रही है। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुंभा के शासनकाल में चहुँ ओर विकास हुआ था कला और संस्कृति का। तो कुंभा राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक रहे जिन्होंने केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल करके राजस्थान का मान बढ़ाया।